नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। विश्व भर में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO योग ऐप का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं ने योग को अपना कवच बनाया। राष्ट्रव्यापी निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन अब तक रिकॉर्ड लगभग 80 लाख टीके लगाए गए। देश भर में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.36% हुई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड महामारी के कारण वार्षिक अमरनाथ यात्रा रद्द की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। सरकार ने सौर और पवन स्रोतों के बिजली के पारेषण पर अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क की छूट बढ़ाई। भारत में पिछले वर्ष $64 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के चौथे दिन का खेल वर्षा के कारण नहीं हुआ। और यूरो कप फुटबॉल में आज ऑस्ट्रिया का मुकाबला यूक्रेन से और उत्तरी मैसेडोनिया का सामना नीदरलैंड से होगा। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं लवली निगम। आज से देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। विश्व भर में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व कोविड महामारी से संघर्ष कर रहा है और इससे निपटने में योग आशा की किरण बना हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से योग दिवस पर कोई प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो रहा है, लेकिन योग दिवस के बारे में लोगों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में कोई भी मानसिक रूप से तैयार नहीं था, लेकिन योग आत्मविश्वास का माध्यम बन गया। उन्होंने कहा कि जब भी भारत में संतों ने स्वास्थ्य के बारे में बात की है तो उन्होंने केवल शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने का जरिया बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग तनाव से मजबूती और नकारात्मकता से रचनात्मकता का मार्ग दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ने समग्र स्वास्थ्य और सुखी जीवन शैली का मार्ग दिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि योग तन और मन को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान भी आज उपचार के दूसरे माध्यमों को अपनाने पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि योग उपचार प्रक्रिया में मदद करता है। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि डॉक्टरों ने भी मरीजों के इलाज में योग को शामिल किया है।
अस्पतालों में मरीज अनुलोम विलोम और प्राणायाम जैसी सांस लेने की यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने कहा है कि इससे श्वसन प्रणाली मजबूत होती है। श्री मोदी ने कहा कि अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं ने योग को अपना सुरक्षा कवच बनाया है। श्री मोदी ने कहा कि अधिकांश देशों के लिए योग दिवस वर्षों पुराना सांस्कृतिक त्योहार नहीं है, फिर भी लोगों में योग के प्रति उत्साह और प्रेम बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग का संपूर्ण विश्व में अच्छी तरह प्रचार प्रसार हो, इसी उद्देश्य के साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ इस दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्री मोदी ने WHO एम योग ऐप की शुरुआत की। इस ऐप पर विश्व के अनेक भाषाओं में योग प्रशिक्षण के कई वीडियो उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐप प्राचीन विज्ञान और आधुनिक तकनीक का शानदार समन्वय है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस ऐप से दुनिया भर में योग का प्रसार हो सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे भारत के एक विश्व एक स्वास्थ्य के सिद्धांत को आगे ले जाने में मदद मिलेगी। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर आयुष राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय योग को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। मंत्रालय ने योग के प्रसार के लिए कई डिजिटल टूल और निःशुल्क योग संसाधनों की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि योग को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय है आरोग्य के लिए योग। विश्व के करीब 190 देशों में योग दिवस का आयोजन हो रहा है। लाखों योग प्रेमियों ने योग दिवस पर कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए अपने घरों में ही योगासन किए। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने आज यौगिक विज्ञान में NIOS डिप्लोमा पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि योग से रोजगार के कई अवसर सृजित हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि योग विज्ञान पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वालों को नौकरी ढूंढने के बजाय रोजगार प्रदाता बनने में मदद मिलेगी। भारतीय योग संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण पुरोहित ने स्वस्थ रहने के लिए किसी भी प्रकार का योगासन करने पर जोर दिया है। श्री पुरोहित ने कहा कि योग वर्तमान जीवन शैली में स्वस्थ रहने में मदद करता है और कोविड जैसी बीमारियों के इलाज में भी काफी सहायक होता है। योग के द्वारा हम शरीर से ही नहीं बल्कि मन आत्मा को भी सुंदर बनाते हैं। खास करके कोरोना जैसी बीमारियों से मानसिक रूप से बहुत सारी बीमारियां हमें आ रही हैं। इन सब से दूर हटना ही योग का उद्देश्य है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम एक विश्व एक स्वास्थ्य प्रस्तुत करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:15 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में आज देश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश भर में आज लगभग 80 लाख लोगों को टीके लगाए गए हैं। अब तक 28 करोड़ 80 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में सबसे बड़े निःशुल्क टीकाकरण अभियान के पहले ही दिन ये कीर्तिमान अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान आज से शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिदिन होने वाले टीकाकरण की गति को रफ्तार देना है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग किसी भी सरकारी टीकाकरण केंद्र पर मुफ्त में टीका लगवा सकते हैं। केंद्र सरकार कुल टीका उत्पादन का 75% राज्य सरकारों को निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। किसी भी राज्य सरकार को टीकाकरण के लिए कोई राशि खर्च नहीं करनी होगी। सरकारी और निजी सभी तरह के टीकाकरण केंद्रों पर अब पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। कोविन ऐप पर पंजीकरण अब अनिवार्य नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाकर टीकाकरण अभियान का जायजा लिया। पूरे भारत में भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए फंड्स के माध्यम से हर 18 साल से ऊपर के भारतवासी को देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जहां जहां भी वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, इसलिए हम सब अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने परिवार में, अपने मित्रों की टोली में, अपने वर्क प्लेस पर ये सुनिश्चित करें कि हर भारतवासी जल्दी से जल्दी
वैक्सीनेट हो। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज गुजरात में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए निःशुल्क व्यापक टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। श्री शाह ने लोगों से इस व्यापक टीकाकरण अभियान का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का आग्रह किया। अपने 2 दिन के गुजरात दौरे पर श्री शाह ने गांधीनगर जिले के रूपल और कोटवाड़ जन स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण भी किया। इससे पहले अहमदाबाद में श्री शाह ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त टीका लगाने के प्रधानमंत्री के निर्णय से टीकाकरण अभियान को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि 21 जून से पूरे देश भर में 18 और उससे ऊपर के आयु वर्ग के सभी लोगों को केंद्र सरकार की ओर से निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। मुझे आशा है कि इससे देश भर के सभी नागरिकों को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए ये टीका न केवल सहायता रूप होगा, उनको बचाने में भी सक्षम होगा। कोरोना वैक्सीनेशन और इसकी रफ्तार भी बढ़ाई जाएगी। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में निःशुल्क वैक्सीनेशन लगाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में आज जो कीर्तिमान बना है वो अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि कोविड की लड़ाई में टीका ही सबसे प्रभावी हथियार है। श्री मोदी ने उन सभी लोगों को बधाई दी जिन्होंने आज टीका लगवाया। उन्होंने अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं की भी सराहना की जिनके प्रयासों से ही लोगों को टीके लग सके। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से चल रहे राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। ये बहुत बड़ा अभियान है और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड इट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ये दोनों बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए एंड इफ दिस इज द फास्टेस्ट द पाथ विच वी हैव टेकन, वी आर टेकिंग इट दैट पाथ। उसी रास्ते को हम लेकर के चलें। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली के नरेश सैनी ने केंद्र सरकार द्वारा कोविड टीका मुफ्त में उपलब्ध कराने का स्वागत किया है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को कोविड वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराने का केंद्र सरकार का निर्णय स्वागत योग्य कदम है। मैं इस फैसले का समर्थन करता हूं। कोरोना वायरस बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। मैंने भी वैक्सीन ली है और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे आगे आएं और वैक्सीन लगवाएं। इस बीच देश में कोविड से इलाज करा रहे लोगों की संख्या घटकर 7,02,887 रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 53,256 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। ये पिछले 88 दिन में सबसे कम संख्या है। पिछले 24 घंटों में 78,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक देश में 2,88,44,000 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। लगातार 39वें दिन नए रोगियों की संख्या में कमी और स्वस्थ होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.36% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,422 व्यक्तियों की संक्रमण से मृत्यु हुई है। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 3,88,000 से अधिक हो गई है। जांच क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है। अब तक 39,24,00,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में 3 दिन के विशेष कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के अंतर्गत 18 से 44 वर्ष के बीच के लोगों के लिए लगभग 1 लाख कोविड टीके प्रतिदिन उपलब्ध होंगे। इस अभियान के अंतर्गत लाहौल स्पीति, किन्नौर और पांगी क्षेत्रों के 100% लोगों को टीके की पहली खुराक लगने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रवासी मजदूरों के लिए कोविड-19 विशेष टीकाकरण अभियान आयोजित किया गया। लद्दाख के दूर दराज क्षेत्रों सहित विभिन्न हिस्सों में दिन भर का विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया। मजदूरों की सुविधा के लिए ऐसा ही एक अभियान लेह नोबरा मार्ग पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर सड़क खरडोंग लादर्रे पर आयोजित किया गया। कर्नाटक के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया कि इस वर्ष दिसंबर के अंत तक राज्य के सभी पात्र नागरिकों को कोविड टीका लगा दिया जाएगा। एक रिपोर्ट। राज्य में अभी 15 लाख डोज कोविशील्ड और 6 से 7 लाख डोज कोवैक्सीन हैं। अभी तक 13,000 वैक्सीनेशन केंद्रों में 1.86 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी का कहना है कि अब वैक्सीन के बारे में सामाजिक चेतना बढ़ी है।
लोग अब जानते हैं कि कोविड वायरस से बचने का एक अकेला उपाय वैक्सीन है। उन्होंने बताया कि कर्नाटका द्वारा जानकारी व्यवस्था को केंद्र सरकार द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। बृहन मुंबई नगर निगम ने आज एक आदेश में कहा कि कोविड की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए मौजूदा प्रतिबंधों को 27 जून तक जारी रखा जाएगा। एक रिपोर्ट। बृहन मुंबई नगर निगम ने आज आदेश में कहा है कि तीसरे स्तर की पाबंदियों के तहत जरूरी और गैर जरूरी दोनों तरह की दुकानों को शाम 4 बजे तक खुले रहने की इजाजत रहेगी, जबकि मॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। आदेश में केवल आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों को उपनगरीय लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी है। वहीं होटल और रेस्तरां 50% क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक खुले रह सकते हैं। ई कॉमर्स, खेती और निर्माण कार्यों को जारी रखने की अनुमति इस आदेश में दी है। शाम 5 बजे के बाद कर्फ्यू रहेगा और सप्ताहांत में तालाबंदी रहेगी। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय पोषण संस्थान और तेलंगाना सरकार साथ मिलकर बच्चों में पहली बार सीरो सर्वे करेगी। ये सर्वे जानागांव, कामारेड्डी और नलगोंडा जिले में कल से शुरू होगा। ये सर्वे राज्य में हो रहे चौथे दौर के सीरो सर्वे का हिस्सा है। ये सर्वे 3 से 4 दिन तक चलेगा। पहली बार इस सर्वे में 6 से 9 साल तक के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण के साथ एक विशेष साक्षात्कार प्रसारित किया। श्री राजेश भूषण ने आकाशवाणी के एक कार्यक्रम सुर्खियों में कहा कि कोविन ऐप अब 12 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है और इसमें दिव्यांगों की मदद के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन भी है। कोविन जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, इसको 12 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया गया है। कोविन का हमने एक डिसेबिलिटी ऑडिट करवाया है। इसी परिप्रेक्ष्य में कैप्चा जैसी जो प्रोविजंस थे वो हमने हटा दिए हैं। इसको और आसान बनाने के लिए हमने राज्यों को ये परामर्श दिया है कि राज्य 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइंस ऑपरेशनलाइज करें। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या एक समूह में जा सकते हैं किसी भी कोविड टीकाकरण केंद्र पर बिना कोई रजिस्ट्रेशन कराए, और ऑन साइट तत्काल उनको रजिस्टर भी किया जाएगा और टीका भी लगाया जाएगा। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अलग अलग हैं हम आसमानों में उड़ने वाले, अलग हैं हम ऊंचाइयों से जमीन की सुरक्षा करने वाले, अलग हैं हम क्योंकि हमने चुनी है अलग उड़ान। अलग है भारतीय वायुसेना। हिस्सा बनिए इस अलग लीग का। भारतीय वायुसेना 1 दिसंबर 2020 से भर्तियां शुरू। ऑनलाइन आवेदन के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। विश्व भर में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO एम योग ऐप का शुभारंभ किया। राष्ट्रव्यापी निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन अब तक रिकॉर्ड लगभग 80 लाख टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण महामारी के खिलाफ लड़ाई में है हमारा सबसे मजबूत कवच। देश भर में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.36% हुई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड महामारी के कारण वार्षिक अमरनाथ यात्रा रद्द की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। सरकार ने सौर और पवन स्रोतों की बिजली के पारेषण पर अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क की छूट बढ़ाई। भारत में पिछले वर्ष $64 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनल के चौथे दिन का खेल वर्षा के कारण नहीं हुआ। यूरो कप फुटबॉल में ऑस्ट्रिया का मुकाबला यूक्रेन से और उत्तरी मैसेडोनिया का सामना नीदरलैंड से होगा। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है
1-800-644-567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। कोविड महामारी के कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी है। हालांकि यात्रा से संबंधित सभी पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान पहले की तरह ही पवित्र गुफा मंदिर में संपन्न किए जाएंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निर्देश दिया है कि भक्तों को सुबह और शाम की आरती में शामिल करने की व्यवस्था की जाए। श्राइन बोर्ड ने पवित्र गुफा से आरती के दर्शन के लिए वर्चुअल तंत्र स्थापित किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए समिति गठित की है। 7 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता आयोग के सदस्य राजीव जैन करेंगे। समिति राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा के सभी मामलों की जांच करेगी जिनकी शिकायतें पहले ही मिल चुकी हैं या जो आयोग को प्राप्त हो सकती हैं। आयोग ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके मामलों की जांच की जाएगी और समिति वर्तमान स्थिति के बारे में उच्च न्यायालय को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और लोगों में विश्वास बहाली सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा ताकि वे शांति से अपने घरों में रह सकते हैं। समिति प्रथम दृष्टया अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और इस मुद्दे पर सोची समझी चुप्पी बनाए रखने वाले अधिकारियों को भी इंगित करेगा। सरकार ने आज सौर और पवन स्रोतों से उत्पन्न बिजली के पारेषण पर अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली ISTS शुल्क की छूट 30 जून 2025 तक बढ़ा दी है। इससे पहले ये छूट 30 जून 2023 तक थी। 30 जून 2025 तक चालू होने वाले पन बिजली स्टोरेज प्लांट और बैटरी चालित स्टोरेज सिस्टम परियोजनाओं के लिए ISTS शुल्क की छूट की भी अनुमति दी गई है। इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी भारत को देश के अन्य विकसित क्षेत्रों के बराबर लाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। श्री प्रधान ने कहा कि पूर्वी भारत की तुलना में बहुत कम देशों के पास पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले वर्ष $64 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। भारत विश्व में 5वां सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने वाला देश रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 27% बढ़कर $64 अरब हो गया, जो वर्ष 2019 में $51 अरब था। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उद्योग में अधिग्रहण के चलते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में ये बढ़ोतरी दर्ज हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोविड महामारी की दूसरी लहर से देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा, लेकिन अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद से मध्यम अवधि के लिए आर्थिक परिदृश्य आशाजनक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज शुरुआती नुकसान की भरपाई करके 230 अंक की वृद्धि से 52,574 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 63 अंक बढ़कर 15,747 दर्ज हुआ। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 24 पैसे कमजोर होकर $1 के मुकाबले ₹74.10 का रहा। दिल्ली सराफा बाजार में 22 कैरेट सोना 46,277 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी 66,842 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची। फिक्की ने भारी उद्योग विभाग की हाल ही में जारी अधिसूचना का स्वागत किया है। इसमें भारत चरण 2 में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण के लिए योजना में बदलाव किया गया है। फिक्की की सुश्री सुलज्जा फिरौदिया मोटवानी ने कहा कि इससे दोपहिया, तिपहिया और बस खंड में इलेक्ट्रिक वाहन की मांग में तेजी आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इससे हरित गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल हमारे शहरों में प्रदूषण कम होगा, बल्कि परिवहन की लागत में भी कमी आएगी। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक कुंवर विजय प्रताप सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आज अमृतसर में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विजय प्रताप सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर राज्य इकाई प्रमुख भगवंत सिंह मान और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला
आकाशवाणी है। साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के चौथे दिन का मैच बारिश के कारण नहीं हुआ। न्यूजीलैंड को आज पहली पारी में 2 विकेट पर 101 रन से आगे खेलना था। इससे पहले वर्षा के कारण मैच के पहले दिन का खेल भी नहीं हो सका था। दूसरे और तीसरे दिन का खेल भी खराब रोशनी के कारण बाधित रहा था। भारत ने पहली पारी में 217 रन बनाए थे। यूरो कप फुटबॉल में आज रात 9:30 बजे ग्रुप सी के 2 मुकाबले खेले जाएंगे। यूक्रेन का सामना ऑस्ट्रिया से होगा, जबकि उत्तरी मैसेडोनिया का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। देर रात 12:30 बजे ग्रुप बी के 2 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें रूस और डेनमार्क आमने सामने होंगे। वहीं फिनलैंड का मुकाबला बेल्जियम से होगा। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब 31 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी समाचार द्वारा जारी विशेष श्रृंखला में हम आज बात करेंगे जूडो में ओलंपिक कोटा हासिल कर देश का गौरव बढ़ाने वाली खिलाड़ी सुशीला देवी की। जूडो पहली बार 1964 के टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा बना और महिलाओं को 1992 में पदक का हिस्सेदार बनाया गया। देश की महिला जूडोका मणिपुर की सुशीला देवी ने 48 किलोग्राम वर्ग में पहली बार जूडो में ओलंपिक कोटा हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। सुशीला को बड़ी कामयाबी तब मिली जब उन्होंने 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए रजत पदक जीता। सुशीला ने ओलंपिक कोटा हासिल करने के बाद आकाशवाणी समाचार के साथ खास बातचीत में अपनी खुशी कुछ इस तरह जाहिर की। मेरे को ऐसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज जो मेरे सपने पूरा हो गए और बहुत खुशी हुई सर, बता नहीं सकते कितना खुशी हुआ। सुशीला ने ओलंपिक की तैयारियों को लेकर आकाशवाणी समाचार को बताया, मुझे पूरा विश्वास है कि हम मेडल देंगे और अच्छा होगा और जूडो के लिए। सुशीला ने बताया कि सरकार की टॉप्स स्कीम से किस तरह उन्हें प्रशिक्षण में मदद मिली। पूरा टॉप स्कीम को और साई को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, जिससे इन्होंने बहुत मदद की है हमारी, और इनकी मदद के बिना हम यहाँ तक आज जो बैठे हैं, हम ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन जा रहे हैं और क्वालिफाई कर पा रहे हैं, इनके बिना शायद नहीं कर सकते हम। सुशीला ने अपने संदेश में कहा, सर मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, सब जुडोकास को, कि कभी भी कुछ भी करें हम दिल से करना है और किसी से भी डरना नहीं है। पूरे देश की शुभकामनाएं सुशीला देवी के साथ हैं और उम्मीद है कि टोक्यो ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर वो भारत के लिए पदक पक्का करेंगी। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ साथ आज पूरी दुनिया विश्व संगीत दिवस मना रही है। इसका उद्देश्य सड़कों से लेकर बगीचों तक हर स्थान पर निःशुल्क और लाइव संगीत के कार्यक्रमों का आयोजन करना है। ये ग्रीष्म संक्रांति के दिन 21 जून को मनाया जाता है। पहला विश्व संगीत दिवस 1982 में फ्रांस में मनाया गया था, जब वहां 21 जून को फेटे डे ला म्यूजिक यानी संगीत का त्योहार के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय त्योहार घोषित किया गया था। दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के लिए ये एक विशेष दिन है। ये दुनिया भर के संगीतकारों और गीतकारों को सम्मान देने का दिन है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व भर में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO योग ऐप का शुभारंभ किया। राष्ट्रव्यापी निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन अब तक रिकॉर्ड 80 लाख टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण महामारी के खिलाफ लड़ाई में है हमारा सबसे मजबूत कवच। देश भर में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.36% हुई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड महामारी के कारण वार्षिक अमरनाथ यात्रा रद्द की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। सरकार ने सौर और पवन स्रोतों की बिजली के पारेषण पर अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क में छूट बढ़ाई। भारत में पिछले वर्ष $64 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल का चौथे दिन का खेल वर्षा के कारण नहीं हुआ। और यूरो कप फुटबॉल में ऑस्ट्रिया का मुकाबला यूक्रेन से और उत्तरी मैसेडोनिया का सामना नीदरलैंड से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।